तो यहाँ पर हम पार्ट 2 देखने वाले हैं दिनचर्या का। एज वी सी दिनचर्या पार्ट 1 में हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझे, वैसे ही पार्ट 2 में समझेंगे। यहाँ से भी 5 से 10 मार्क आपको फर्स्ट टर्म में मिल जाएंगे, और वेयर एज हम देखा जाए यूनिवर्सिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो 2 से 3 मार्क फिक्स आ ही जाएंगे यहाँ से, ठीक है। सो MCQs का ज़्यादा वेटेज है यहाँ पर, और जो व्यायाम निषेध, व्यायाम मात्रा, व्यायाम से एक 5 मार्क का क्वेश्चन बहुत आसानी से बन सकता है। ये साल की बात की जाए, ये साल मैंने यूनिवर्सिटी के पेपर दिए फर्स्ट ईयर में, सो यहाँ से व्यायाम के ऊपर 10 मार्क का क्वेश्चन आया था, एंड इट्स ट्रूथ। अदरवाइज यू कैन चेक ऑन दैट पेपर्स, ठीक है। ऑलरेडी अपलोड किए हुए टेलीग्राम पे, आप वहाँ पर जाके देख सकते हो ये साल के पेपर्स, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, जिन्होंने अभी तक देखा नहीं होगा वो देख लीजिए, और अगर चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपका BA MS का पूरा लेक्चर सीरीज़ चल रही है, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं हम व्यायाम निषेध से। तो व्यायाम निषेध क्या है कि ऐसे व्यक्ति जिन्होंने व्यायाम नहीं करना चाहिए, तो क्या दिया हुआ है, अर्धशक्त्या नहीं, वात पित्तामयची बालो वृद्धि अर्जनी च तम त्यजेत। मतलब क्या है इसका, व्यायाम निषेध किसने किसने करनी चाहिए, वात पित्तमची बालो वृद्धि अजीर्ण भी च तम त्यजेत। अजीर्ण भी होगा यहाँ पर, अजीर्ण नहीं होगा, अजीर्ण भी, मेरा लिखते टाइम में गलती होगी, तो अजीर्ण भी च तम त्यजेत। मतलब क्या होता है इसका देखो कि व्यायाम ऐसे लोगों ने नहीं करनी चाहिए, व्यायाम आयुर्वेद के हिसाब से बात चल रही है कि व्यायाम ऐसे व्यक्ति ने नहीं करनी चाहिए जो वात से पीड़ित है, वात रोग उसको हुआ है। अब वात रोग कौन से है, ये मैंने वात दोष में बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, क्रिया शारीर के, और ये सीरीज से चल रहा है, तो वात दोष के रोग कौन से आप वहां पर जाके देख सकते हैं, कौन से दोष है वहां पर बताया हुआ है, ठीक है। सो व्यायाम के वात रोगी ने नहीं करना चाहिए, पित्त रोगी ने नहीं करना चाहिए। अब पित्त रोगी कौन हो सकता है, तो मैंने ये भी ऑलरेडी बताया हुआ है, पित्त रोगी कौन कौन होता है, कहाँ पर बताया हुआ है, पित्त दोष में, ठीक है। कहाँ पर, क्रिया शारीर की ऑलरेडी प्लेलिस्ट है, वहां पर जाके देख सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद बाल नहीं करने चाहिए, मतलब जो 18 साल के नीचे के बच्चे हैं या 16 साल के नीचे के बच्चे हैं, उनको यहाँ पर किशोरावस्था में, एडोलेसेंस में ये करना नहीं चाहिए। जब 18+ हो जाओगे आप तब करना चाहिए, ठीक है, एज आयुर्वेद पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। उसके बाद वृद्ध, जो बूढ़े हो चुके हैं बहुत ज़्यादा, उन्होंने भी ये नहीं करना चाहिए। अब आप अपने हिसाब से लगा सकते हो कि 60+ ये उम्र के लोगों ने व्यायाम नहीं करने चाहिए, व्यायाम निषेध है इन लोगों के लिए। उसके बाद अजीर्ण, अजीर्ण मतलब होता है इंडाइजेशन। क्या होता है, इंडाइजेशन। ये लोगों ने भी व्यायाम नहीं करना चाहिए। उसके बाद देख लेते हैं हम व्यायाम की मात्रा क्या है, व्यायाम कितने इसमें करना चाहिए, कितने मात्रा मतलब आपको समझ सकता होगा ना, क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में हम व्यायाम करना चाहिए आयुर्वेद के हिसाब से। तो यहाँ पर क्लियर कर दिया हुआ है, अर्धशक्त्या बलि निशेषतु बलि भी स्निग्ध भोजी भी, अर्धशक्त्या निशेषतु बलि भी स्निग्ध भोजी भी, अर्धशक्त्या निशेषतु, ये याद कर लो पहले आप, 10 बार बोलो इसको, अर्धशक्त्या निशेषतु बलि भी, अर्धशक्त्या निशेषतु बलि भी स्निग्ध भोजी भी, अर्धशक्त्या। तो ये होते होते होता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि लगे आपको जैसे श्लोक दिखा वैसे याद हो जाए। स्टेप करके होता रहता है, आप ऑटोमेटिकली याद कर सकते हो। क्या हुआ है ना, अभी मैं 2-3 दिन से रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ ना, तो उसके वजह से है ना थोड़ा दिक्कत जा रही है कैमरे के सामने बोलने में, ठीक है। सो कोई बात नहीं। उसके बाद देख लेते हैं हम, थोड़ा क्वालिटी में फ़र्क आया होगा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बता देना। तो बलवान व्यक्ति ने बिल्कुल नहीं करना, बलवान व्यक्ति ने करना चाहिए ये, ठीक है। किसने करना चाहिए, बलवान व्यक्ति ने करना चाहिए। उसके बाद स्निग्ध पदार्थ भोजन करने वाले ने करना चाहिए, और अर्धशक्ति से करना चाहिए। मतलब आपका समझो, एक एग्जांपल के तौर पे समझते हैं कि मेरी कैपेसिटी है 5 किलो वजन उठाने की। वैसे जिम में गया और कंसिस्टेंसी रही मेरी, तो मैं 15-20 किलो भी उठा लेता हूँ, ठीक है। जो जिम के बच्चे उनको समझ रहा होगा बहुत अच्छे से कि बेंच प्रेस जब मैं मारता हूँ तो 12 से 15 kg आराम से उठा लेता हूँ। कब, जब कंसिस्टेंसी में रहता हूँ। लेकिन क्या होता है ना, जब पहले दिन जाता हूँ मैं तो मेरे से 5 किलो भी नहीं उठाया जाता, ठीक है, एंड इट्स फैक्ट। तो क्या होता है ना कि 5 किलो नहीं उठाया जा रहा मेरे से, तो मैं 2.5 किलो उठाऊंगा, ठीक है। अगर मेरी कैपेसिटी 12 किलो उठाने की है तो मैंने 6 किलो उठाना चाहिए, अर्ध शक्ति से। आधी शक्ति लगानी चाहिए सिर्फ व्यायाम में, ओके। अगर मैं 3 किलोमीटर भाग सकता हूं तो मैंने 1.5 किलोमीटर ही भागना चाहिए। वैसा मेरा एवरेज है, मैं 8 किलोमीटर भागता हूँ, क्योंकि मैं फुटबॉल प्लेयर हूँ। पता नहीं होगा आपको,
इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना। ओके, उसके बाद व्यायाम अतिमात्रा लक्षण। अब मैंने क्या किया, मैं 5 किलो वजन उठा सकता था और मैंने 7 किलो वजन उठा लिया, मतलब मेरी कैपेसिटी 5 ही किलो है लेकिन मैंने 7 किलो उठा दिया, तो उससे क्या होगा, या फिर मेरा भागने की कैपेसिटी 8 किलोमीटर है, मैं 12 किलोमीटर भाग गया, तो इस चीज़ों की वजह से क्या होगा कि ये फॉलोइंग लक्षण मेरे को देखने को मिलेंगे अति मात्रा के, मतलब ज़्यादा कर लिया मैंने तो क्या होगा, तृष्णादाय प्रमातको रक्त पित्त श्रम क्लम अति व्यायामात कासो ज्वर सर्दी जायते। बहुत ईजी श्लोक है, बहुत ज़्यादा ईजी है। देखो ऐसी ट्यूनिंग बैठ रही है, तृष्णादायको प्रमतको रक्त पित्त श्रम क्लम अति व्यायामात कासो ज्वर सर्दी जायते, है ना। तो ऐसे ट्यूनिंग गाने के जैसा बन रहा है, ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा आपको, 2-3 बार रिवाइज करो इसको, ठीक है। मतलब क्या होगा कि तृष्णा होगा, मतलब प्यास बहुत ज्यादा लगेगी, थ्रस्टीनेस आएगा, थ्रस्ट बहुत ज्यादा लगेगी। उसके बाद धातुची जीज होने, मतलब जो धातु है हमारा, धातु जो है, कितने धातु है हमारे बॉडी में, कमेंट सेक्शन में बताओ जल्दी से। रस रक्त, मैंने ही बता दिया, छोड़ो मत बताओ। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये 7 धातु है हमारी बॉडी में। ये कहाँ पर बताया हुआ है, इंट्रोडक्शन टू क्रिया शरीर में, वो जाके देख सकते हो। तो जो 7 धातु है उनकी जीज होंगी, मतलब वो क्या होंगे, लिटरली बोला जाए तो वो उनको तकलीफ होगी, वो कम होंगे, है कि नहीं, अगर ज्यादा किया हमने तो कोई भी चीज, व्यायाम स्पेशली। उसके बाद प्रमुखो अस्थमा का प्रकार है ये। अस्थमा जो रहता है हमारी बॉडी में लंग्स का डिसीज है एक अस्थमा, आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, आई थिंक ब्रीथिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस में। तो अस्थमा हो सकता है आपको, उसको प्रमुखो बोलते हैं। उसके बाद रक्त पित्त, रक्त पित्त मतलब होता है ब्लीडिंग डिसऑर्डर, याद करो, रक्त पित्त, रक्त पित्त ये याद होना ही चाहिए, बहुत कॉमन बीमारी है ये और हर जगह पर देखने को मिलेगी, ठीक है। श्रम मतलब टायर्डनेस आएगा, बड़ा ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कर लिया मैंने एक्सरसाइज तो मेरे को टायर्डनेस हो गई। उसके बाद क्लम, काम न करने की इच्छा होगी, क्या होगी, काम न करने की इच्छा होगी। उसके बाद अति व्यायामात कासो ज्वर सर्दी, मतलब और ज्यादा कर दिया मैंने तो उसके वजह से मेरे को ज्वर हो सकता है, मतलब बुखार भी आ सकता है और सर्दी भी हो सकती है। अब मेरी पर्सनली बात की जाए तो मेरे को सर्दी हमेशा ही रहती है, ठंड काल आया तो मेरे को सर्दी हमेशा ही रहती है। इट्स अ सिम्टम ऑफ वात दोष, क्योंकि मैं वात दोष से ज्यादा पीड़ित हूँ, तो मेरे में अंदर जो दोष है वो वात दोष ज्यादा है। आप भी कैलकुलेट कर सकते हो, कब कैलकुलेट करना है प्रकृति में देखेंगे हम, सेकंड टर्म में क्रिया शरीर में। ओके गुड। उसके बाद बात करते हैं हम रसांजन की। अब रसांजन क्या है, तो रसांजन ये अलग है, ठीक है। हमने पहले क्या देखा था, कुछ देखा था ना हमने कि वो आंखों में लगाते हैं काजल, तो ये रसांजन उसके थोड़ा विपरीत है, थोड़ा अलग है। तो ये क्या है कि देख लो यहाँ पर, चक्षु तेजोमय तस्य विशेषात श्लेष्मतयो भय योजये सप्तरात्रे तस्मात् श्रवणार्थ रजानम। अब ये क्या है भैया, हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो ठीक है रसांजन पहले मैं इसका मीनिंग देख लेते हैं, फिर श्लोक पे आता हूं मैं। चक्षु अग्नि महाभूत प्रधान है। अब महाभूत मतलब क्या होता है कि ये सृष्टि जितनी भी बनी हुई है हमारी आयुर्वेद के हिसाब से, ये 5 मूलभूत तत्वों से बनी हुई है, 5 चीजों से बनी हुई है। कौन से है वो, अग्नि, आकाश, वायु, जल और पृथ्वी, ठीक है। ये 5 चीजों से बनी हुई है, मैंने पढ़ाया हुआ है ये भी पदार्थ विज्ञान में, आप जाके देख सकते हो वो भी। तो ये 5 चीजों से बनने के बाद जो आंखें हमारी वो स्पेशली किससे बनी हुई है, अग्नि से बनी हुई है। किससे बनी हुई है, अग्नि से। और ये अग्नि महाभूत प्रदान होने के कारण इसको जो कफ है, कफ दोष है हमारे शरीर में, उसका बहुत बड़ा धोखा होता है। क्या होता है, कफ दोष का चक्षु को मतलब आईज को बहुत बड़ा धोखा होता है। इसलिए हमने क्या करना चाहिए, बाहर आंसू निकालने चाहिए हमारे, मतलब इसलिए कफ को बाहर निकालना है, मतलब जो कफ है हमारा उसको बाहर निकालना है। वो बाहर कैसे निकालना है कि जो रसांजन है, ये द्रव्य रहता है, एक द्रव्य मतलब एक मेडिसिन है, ये रसांजन बोल के मेडिसिन का टाइप है। तो ये मेडिसिन को क्या करना चाहिए, हमने यूज करना चाहिए कब, सप्तरात्रे। इधर देखो, सप्तरात्रे मतलब 7वीं रात में। कितनी रात में, 7वीं रात में। मतलब मैंने आज यूज किया तो वही 7वीं रात बाद मैं वो यूज करूंगा और आंखों में वो ड्रॉप बाय ड्रॉप डालूंगा, और उससे क्या होगा, मेरी आंखों में से द्रव्य बाहर निकलेगा। एक द्रव्य मतलब सिंपल है कि आपके आईज में से कुछ आंसू बाहर निकलेंगे, और वो आंसू से क्या होगा कि ये जो कफ है वो बाहर निकलने की कोशिश करेगा, और जो चक्षु है, जो आईज है, उसको ये बेनिफिशियल रहेगा, ऐसा आयुर्वेद का बोलना है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं मर्द को दर्द नहीं होता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जितना आप रोगे उतना आपके लिए फायदेमंद होगा। एग्जाम्पल आपके सामने है, ठीक है, और मैं भी बहुत ज़्यादा इमोशनल जैसा लड़का हूँ। सो ट्राई दिस,
एवरी 7 सातवीं रात में, ठीक है। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? गुड। मेरी लिंक नहीं बैठ पा रही है, 2-3 दिन से रिकॉर्ड नहीं किया इसलिए। उसके बाद देख लेते हैं हम दशविध पाप कर्म। अब ये दशविध पाप करने में क्या है कि दशविध पाप करने, आयुर्वेद में ऐसी चीजें बोली गई है कि ये जो 10 पाप करते हो आप रोजमर्रा की जिंदगी में, वो बिल्कुल नहीं करने चाहिए आपने। वो 10 पाप कौन से हैं जो हमारे से हो जाते हैं लेकिन हमको ये करने से अवॉइड करना है। ये 10 पाप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 5 मार्क के लिए तो फिक्स आएगा ही आपको, ठीक है, फर्स्ट टर्म में। तो हिंसास्तय अन्यथा काम पशुन्य परुष अनुरते समीप आलाप अभिचा वापद द्रुक विपर्य दशदा पाप कमोति काय वाक मन से तज्जेत। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट श्लोक है, कैसे भी याद करो। मैंने इसको लिख लिख के याद किया था यूनिवर्सिटी के एग्जाम के 2 दिन पहले, लेकिन मैं अब भूल चुका हूँ ये श्लोक सच में, ठीक है। हिंसास्तय अन्यथा काम पशुन्य परुष अनुरते समीप आलाप अभिचा वापद द्रुक विपर्याय दशदा पाप कमति काय वाक मन से तजेत। अब इसका मीनिंग समझ लेते हैं तो आपको थोड़ा इजी जाएगा श्लोक याद करने, ठीक है। तो सबसे पहली चीज जो है वो हिंसा नहीं करनी चाहिए। हिंसा मतलब आप समझते होगे बहुत अच्छे से, गुड। उसके बाद अस्तय, चोरी नहीं करनी चाहिए, ओके, ये भी समझते होगे आप बहुत अच्छे से। उसके बाद अन्यथा काम, अन्यथा काम मतलब होता है इलीगल सेक्स। अब इलीगल सेक्स क्या है? जो आपकी शादी नहीं हुई बट यू आर स्टिल डूइंग सेक्स विद समवन एल्स, इट इज अ इलीगल, ओके, इट इज अ अन्यथा काम। क्या बोला हुआ है इसको? अन्यथा काम बोला हुआ है, ये भी बहुत ज्यादा गलत है। उसके बाद पशुन्य, पशुन्य मतलब जो सेक्सुअल डिजायर है आपकी वो भी आपके कंट्रोल में होनी चाहिए। एज यू सीन मेनी बॉयज, और आई विल टॉलरेट दिस, यू आर ऑलरेडी नो व्हाट आई एम गोइंग टू टेल यू। उसके बाद अनुरते मतलब जो असत्य है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, सिंपल। परुष, कठोर नहीं होना चाहिए। देखो ये चीज मेरे को बहुत पसंद आती है, मैं बिल्कुल कठोर नहीं हूँ सच में। और मैं पर्सनली आपसे भी ये प्रेफर करता हूँ कि जाति ना पूछो साथ की पूछ लीजिए ये ज्ञान, मोल करो तरवार का पड़ा रहने दो म्यान, ठीक है। सो इसका मतलब बहुत सिंपल है किसी की जाति मत पूछो, किसी से जात मत पूछो, एज अ किसी से नहीं, ठीक है। जाति ना पूछो साथ की पूछ लीजिए ज्ञान, उसका ज्ञान देख लो कितना है। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो म्यान। मोल करो तलवार का मतलब क्या होता है कि जो तलवार है उसका मोल होता है, जो म्यान है उसमें रखने वाली चीज उसका कभी बात की ही नहीं जाती है। तो मोल किसका है? सबसे ज्यादा तलवार का है, मतलब ज्ञान का है। जस्ट सिंपल मेरे एक ओपिनियन शेयर किया कि जाति ना पूछो साथ की, जात मत पूछो साथ वालों की, पूछ लीजिए ज्ञान, मतलब ज्ञान पूछ लो उसका कितना है भाई। मोल करो तलवार का पड़ा रहने दो ज्ञान। अक्सर देखा जाता है पुराने ज़माने में कि हम तलवार का इम्पोर्टेंस समझ रखते हैं लाइफ में, जब भी वॉर होता है तब, लेकिन म्यान जो उसमें रखा जाता है, म्यान रहती नहीं है क्या उसमें, जो कवरिंग उसकी, उसका मोल है क्या? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो काम का ही नहीं है ना वो। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो बी हम्बल टू ईच एंड एवरीवन। जितना हम्बलनेस आप दिखाओगे उतना ही आप लाइफ में आगे जाओगे। एंड एज आई सेड कि मैं झगड़ा नहीं करता हूँ सच में, मैं जितना हम्बलनेस दिखा सकता हूँ उतना हम्बलनेस दिखाता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर पुरुष नहीं होना चाहिए, कठोर नहीं होना चाहिए आपने बहुत ज़्यादा। बी अ हम्बल पर्सन, इट्स बेनिफिशियल टू यू ऑल्सो, ओके। उसके बाद अभिद्या। अभिद्या मतलब दोष काटना, किसी में दोष नहीं काटना चाहिए। दोष नहीं, देखो दिखा हुआ है वहाँ पर अभिद्या, ठीक है। तो दोष का मतलब क्या होता है कि जैसे मेरे में एक चीज़ की कमी बहुत ज़्यादा है और वो है कि मेरा ग्रास्पिंग पावर बहुत ज़्यादा कम है। सो मेरे को किसी इंसान ने बोला था कि अबे तेरे को समझता ही नहीं है कुछ, तू तो बहुत ज़्यादा डर है, बोला था एक ने। तो आई गॉट हर्टेड अ लॉट, क्योंकि उसको पता था कि मैंने पढ़ाई कितनी की है, बट स्टिल आई हैव नॉट गॉट दैट कॉलेज, माई ड्रीम कॉलेज। तो उसने ऐसा बोला था, क्या रे बोले सोहेल यार तूने इतना पढ़ा हुआ है, और मेरे पास नहीं बोला था, किसी समवन एल्स के पास बोला था कि तू इतना पढ़ा हुआ है, इतना पढ़ाई की उसने, इतना पढ़ाई की और क्या ही कर लिया उसने, कर क्या रहा है, BAMS कर रहा है, MBBS भी नहीं लगा उसको, प्राइवेट गवर्नमेंट छोड़ दे भी प्राइवेट भी नहीं लगा, तो इट हर्ट अ मोट। अब तो ऐसे ही आपने किसी में दोष नहीं काटना चाहिए। उसकी बात समित आलाप, मतलब ज़्यादा बड़बड़ भी नहीं करनी चाहिए। मतलब अब 4 लोग बैठे हुए हैं और आप बड़बड़ किए जा रहे हो, बड़बड़ किए जा रहे हो, बोले जा रहे हो, बोले जा रहे हो। हाँ दोस्त की बात अलग है, दोस्ताने की मजाक चल रही है, मस्ती चल रही है, लेकिन 4 लोग बैठे हुए, सीरियस बात चल रही है और आप वहाँ पर
बहुत ज़्यादा मुंह मार रहे हो, ये भी बहुत ज़्यादा गलत चीज़ है। मतलब बड़बड़ नहीं करनी चाहिए आपने, इन शॉर्ट। ओके, ज़्यादा बड़बड़ नहीं करनी। व्यापद मतलब अपोजिट नहीं रहना चाहिए किसी के, मतलब किसी को दुश्मन नहीं बनाना चाहिए, इन सिंपल वर्ड्स। ओके, उसके बाद देख लेते हैं हम ध्रुव विपर्यय। मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्रुव विपर्यय। ध्रुव विपर्यय का मतलब क्या होता है कि श्रद्धा न ठेवने, श्रद्धा नहीं रखना। मतलब जैसे हम पढ़ाते हैं, सो एक XYZ टीचर है और वो उन्हें आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में पढ़ाया है, तो आपको लगता है उसका इंपॉर्टेंस ही नहीं है हमारे लाइफ में, है कि नहीं? कि XYZ को लगता होगा, बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। सबका इंपॉर्टेंस रहता है और सबके प्रति हमने हमारे अंदर श्रद्धा रखनी चाहिए। और जो आई वडील है हमारे, जो माँ बाप है हमारे, जो पेरेंट्स हैं हमारे, उनके प्रति भी हमारा बहुत ज़्यादा आदर होना चाहिए, ऐसा इसका बोलना है। ठीक है, सो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। आई होप आपको ये वीडियो या फिर लेक्चर अच्छा लगा होगा। ठीक है, थैंक यू।